तेजिंदर हम सब के प्रिय साथी और वरिष्ठ लेखक, आज उनकी पुण्यतिथि है। पटना से साथी सुनील सिंह ने एक बहुत अच्छा आलेख आज तेजिंदर पर लिखा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। यह महज संयोग ही कहा जाएगा कि जिस दिन भीष्म साहनी मरे, ठीक उसी दिन तेजिंदर गगन दुनिया से अलविदा हुए। दोनों की साहित्य के भविष्य के बारे में चिंताएं एक समान थी। भीष्म साहनी की साहित्य के प्रति जो चिंता थी, उसे इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है, तो शायद इसलिए कि जिन मानवीय मूल्यों से साहित्य जुड़ता है, जिन मानवीय मूल्यों की कसौटी पर वह जीवन के क्रियाकलाप को आंखता परखता है, वे जीवन मूल्य आज की दुनिया में केवल अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं, बल्कि रौंदे जा रहे हैं। साहित्य इन मानवीय मूल्यों का वाहक रहा है, इन्हीं की आधारशिला पर मानवता को सचेत करता है, इन्हीं पर बल देता रहा है। इसी प्रकार तेजिंदर गगन की भी अपनी इस चिंता को 2011 में इन पंक्तियों में व्यक्त देखा जा सकता है। पता नहीं क्यों धीरे धीरे कुछ भी लिखने की इच्छा शक्ति कम होती जा रही है। एक समय था कि मैं इस बात की कल्पना से भी भय खाता था कि लिखने की सार्थकता के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लिखने को एक निजी कर्म समझते हों। मुझे लगता है कि लिखना एक सामाजिक कर्म है, जैसे प्रेमचंद लिखते थे, या फिर यशपाल और भीष्म साहनी, या हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में हमारे देखते ही देखते समय बहुत तेजी के साथ बदला है। समय हमारे हाथों से जैसे छूटता चला जा रहा है। मैं खूसट बूढ़ों की तरह रोना नहीं चाहता, पर मैं बहुत उदास हूँ। क्या मैं नए समय को समझ नहीं पा रहा हूँ? क्या जो मैंने आज तक जीवन में समझा था वह सब गलत था? मुझे लिखना एकदम निरर्थक सा क्यों लगने लगा है? दरअसल 1991 के बाद जिस तरह नया अर्थतंत्र आया, उसने हमारे सामाजिक रिश्तों को तहस नहस करके रख दिया। इसमें सब कुछ बुरा ही बुरा था या है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को इस परिवर्तन में कोई जगह नहीं मिल सकी। उसे जानबूझकर आंखों से ओझल करने की कोशिश की गई, जो कि संभव नहीं है। आप जरा तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, बड़े बड़े अखबारों को देखें, आपको सोने जवाहरात और कारों के विज्ञापन से भरे नजर आएंगे, लेकिन कोई एक ऐसी आवाज़ आप नहीं सुन सकेंगे जो उन लोगों की बात कहती हो जिनके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं, पर फिर भी वे अपनी लोक धुनों और अपनी बोलियों के बीच संभव नहीं है। आप जरा तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, बड़े बड़े अखबारों को देखें, आपको सोने जवाहरात और कारों के विज्ञापन से भरे नजर आएंगे, लेकिन कोई एक ऐसी आवाज़ आप नहीं सुन सकेंगे जो उन लोगों की बात कहती हो जिनके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं, पर फिर भी वे अपनी लोक धुनों और अपनी बोलियों के बीच सांस ले रहे हैं। उनकी बात किस अखबार में छपती है या फिर किस माध्यम से दिखाई जाती है? क्या वे सैटेलाइट आसमान में ही कहीं टंगे रह जाते हैं, जिनमें उनके चित्र होते हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं होता, या फिर जो धरती पर कई तरह की प्रताड़नाओं के शिकार होते हैं? मुझे लगता है कि यह काम अगर कोई और नहीं कर सकता, तो सबसे पहले यह जिम्मेवारी लेखक की बनती है, क्योंकि उसके पास विचार है, शब्द है। यह मामला सिर्फ तथाकथित रूप से आत्मा और सुकून का नहीं है, जिसकी तलाश में हमारा नौधनाढ़ मध्य वर्ग रहता है
और श्री श्री रविशंकर या उनके जैसे अन्य बाबा लोगों की शरणों में पलायन करता है। तेजिंदर समाज के अंदर लेखक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदी के जाने माने साहित्यकार तेजिंदर गगन का जन्म 10 मई 1951 को जालंधर में हुआ था। उनकी शिक्षा छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर में हुई। 1990 में प्रकाशित अपने पहले महत्वपूर्ण उपन्यास वो मेरा चेहरा से वह चर्चा में आए थे। यह उपन्यास एक ऐसे सिख नवयुवक की पीड़ा और संतरास की गाथा है जिसका पालन पोषण पंजाब के बाहर हुआ। इस उपन्यास को मध्य प्रदेश का अकादमी सम्मान मिला था। वर्ष 2000 में प्रकाशित उनका दूसरा उपन्यास काला पादरी भी बहुपठित उपन्यास रहा, जो सरगुजा और छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों के धर्मांतरण पर आधारित है। 2010 में प्रकाशित सीढ़ियों पर चीता श्रीलंका में बसे तमिल लोगों पर आधारित था। तेजिंदर की प्रमुख कृतियों में उपन्यास वो मेरा चेहरा, काला पादरी, हेलो सुजीत, सीढ़ियों पर चीता, काला अजार, कहानी संग्रह, घोड़ा बादल, कविता संग्रह, बच्चे, अलाव ताप रहे हैं, यात्रा वृतांत, टेरी के बहुगुणा, डायरी सागा सागा शामिल हैं। उन्होंने अंग्रेजी में अंकल रंधावा इन चेन्नई नाम से भी एक किताब लिखी थी। तेजिंदर को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, लीला स्मृति सम्मान, कथाक्रम सम्मान प्रदान किया गया था। 11 जुलाई 2018 को तेजिंदर गगन का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया और साहित्य का एक महान सितारा चला गया। तेजिंदर की स्मृतियों को नमन। नमस्कार। आज मैं एक अपनी लिखी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कहानी बालकृष्ण की। चौराहे पर बस रुकी और मैं उतर गया। दरअसल चौराहे से घर के अपेक्षाकृत पास होने के कारण मैंने वहाँ उतरने की बात सोच रखी थी। मेरा अनुमान था कि चौराहे पर रिक्शे वाले होंगे ही, 4 रुपये खर्च कर मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। वहां एक भी रिक्शा नहीं था। सड़क के एक किनारे पर बने ढाबों में लोग अलसाए से बैठे हुए थे। पुरानी बेकार चीज़ों को इकट्ठा कर और उन्हें बेचकर कुछ खुशियां हासिल करने वाले 2-3 बच्चे उस जलती दोपहरी और गर्म हवा के बीच भी सड़क के किनारे चलते हुए अपनी मतलब की चीज़ों को ढूंढते चल रहे थे। मनुष्य, जानवर और पक्षियों के साथ साथ निर्जीव चीज़ों तक के उस भीषण गर्मी से परेशान और बदहाल होने का भान हो रहा था। मुझे चौराहे पर उतरने का पछतावा हुआ। स्टैंड तक चला जाता तो कुछ ठंडा पीना हो जाता और रिक्शा तो मिलता ही। 4 की जगह 6 रुपये खर्च हो जाते। अब पैदल जाने के अलावा और कोई चारा न था। मैं चल पड़ा। गर्मियों में यात्रा उबाऊ होती है। कोंडागांव से यहाँ जगदलपुर तक की 1.5 घंटों की यात्रा भी कष्ट देती है। मुझे दूसरे दिन अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना था, इसलिए कुछ छुटपुट कामों का ख्याल कर मैं एक दिन पहले चला आया था। सड़क लगभग सुनसान थी। तपती दोपहरी का 1 बजा था। लालबाग मैदान के किनारे बन रहे एक नए मकान में काम करते मजदूरों के अलावा किसी भी घर से एक प्राणी भी झांकता नजर नहीं आ रहा था। तपिश के मारे सब दुबके हुए थे। गर्मी और पसीने से मेरा भी बुरा हाल था। पुलिस लाइन के पास की चढ़ाई के बाद जेल की ओर जाने वाली सड़क के किनारे अमराई के पास मैं सुस्ताने के लिए रुका। अंबेडकर उद्यान के पास सागवान के पेड़ के नीचे मुझे 2 व्यक्ति नजर आए। पास एक स्कूटर भी खड़ा था। एक व्यक्ति कुछ दीन और दूसरा कुछ संभ्रांत सा लग रहा था। मुझे लगा कि दोनों में किसी बात को लेकर बहस सी हो रही है। थोड़ा सुस्ता कर मैं ज्यों ही आगे बढ़ा, देखता हूँ कि संभ्रांत से लगने वाले व्यक्ति ने दूसरे गरीब लगने वाले को एकाएक 2-4 तमाचे जड़ दिए, जिससे वह लगभग गिर सा गया। तब तक मैं उनके पास पहुंच गया था। देखता हूं कि वे दोनों ही मेरे साथ पढ़े हुए बचपन के दोस्त रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ।
इस तपती दोपहरी में सुनसान सड़क पर इस तरह की घटना एकदम अस्वाभाविक और दुखद थी। मेरे लिए दुखद इसलिए कि वे दोनों मेरे दोस्त रहे थे, अन्यथा इस घटना पर शायद मैं ध्यान नहीं देता। उनमें एक अनिल था और दूसरा बालकिशन। अनिल एक जनरल स्टोर्स का मालिक था। उसका शरीर किसी सेठ के भांति विकसित हो चुका था। बालकिशन क्या करता था इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। दरअसल उससे बरसों से मुलाकात नहीं हुई थी। कोई 5-6 वर्षों पहले राह चलते मुलाकात में उसने बताया था कि वह लड़कियों के कॉलेज में चपरासी है। वह काफ़ी दुबला और बीमार लग रहा था। बालकिशन के फटे पुराने कपड़ों और उसके शरीर को देखकर मैं समझ गया कि वह बदहाल है और तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। वह सहमा हुआ एक और खड़ा था। मैंने अनिल से पूछा कि बात क्या हो गई। अनिल ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली और एक मेरी ओर बढ़ाया। मेरे ना करने पर उसने अपनी सिगरेट जलाई और हंसता हंसता कहने लगा, अरे कुछ नहीं यार, इसे मैं साल भर से ढूंढ रहा हूँ। कोई 150-200 रुपयों का सामान उधार लेकर जाने कहाँ गायब हो गया था। बीच में 2-3 बार मिला और मुझे गच्चे देता रहा कि पैसे जल्दी दे देगा, पर ये श्रीमान जी पैसे देने की ठाने तब तो। बहुत दिनों बाद आज मिला। 2-4 हाथ झाड़ दिए उस पर। आज इससे पैसे लेकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। क्यों बे बालकिशन, आज पैसे देगा कि नहीं? नहीं तो मुझे तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा। अनिल बालकिशन की ओर देखता और हंसता बोल रहा था। बालकिशन अनिल की बात सुनकर घबरा गया। उसे शायद लगा कि मेरे माध्यम से वह अनिल से कुछ दिनों का समय मांग सकता है। वह मुझे भैया संबोधित कर कहने लगा कि वह अभी फटे हाल है और किसी भी दशा में 150 तो क्या 10 रुपये तक नहीं दे सकता। वह मुझे अनिल को समझाने के लिए कहने लगा। मेरे लिए यह बड़ी असमंजस की स्थिति थी। मैं देख रहा था कि संवेदनाओं भावनाओं का कोई मूल्य कम से कम अनिल के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे बालकिशन की गलती तो थी ही कि वह अनिल को पैसे नहीं देकर उससे छुपता फिर रहा था। गर्मी और घबराहट के मारे बालकिशन के चेहरे पर पसीना चू रहा था। उसके कपड़े भी पसीने से लगभग तर थे। वह रोने लगा। अनिल अब भी सिगरेट पीता हंसता हुआ खड़ा था। देखा, साला कहता है कि आज भी पैसे नहीं देगा। रुलाई दिखाकर बचना चाहता है, अनिल बोला। मैंने अनिल को समझाने की कोशिश की कि क्या बालकिशन के हाल देखकर उसे लगता नहीं कि उसके पास सचमुच पैसे नहीं होंगे। वह उसे 2-3 महीनों का समय और दे दे, लेकिन अनिल राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि जब बालकिशन के रोजगार का कोई ठिकाना नहीं तो 2-3 माह क्या और 2-3 साल क्या, वह इसी समय अपने पैसे चाहता था। बालकिशन चुपचाप खड़ा था, शायद तमाचों और अपमान की पीड़ा भूलकर। उसके दाहिनी आंख के तिरछेपन और बिखरे बालों से उसके चेहरे पर दीनता और गाढ़ी हो गई थी। मेरे मन में बालकिशन के प्रति सहानुभूति और कहना चाहिए कि दया भाव जागृत हुआ। मुझे लगा कि बालकिशन की सहायता करनी चाहिए। मैंने अनिल के सामने प्रस्ताव रखा कि बालकिशन की ओर से पूरे 150 तो नहीं बल्कि 100 रुपये मैं उसे देता हूँ और बाकी 50 रुपये बालकिशन उसे 2-3 माहों में ज़रूर दे देगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैंने 100 का नोट निकाला और अनिल की ओर बढ़ाया। उसने हंसते हुए नोट जेब में रखा और कहा, ठीक है, अब तुम मारो उसके चक्कर, मैं चला। उसने स्कूटर स्टार्ट की। जाते जाते मुझसे कहा गया कि कभी उसके दुकान पर आऊं, घंटों बातें करेंगे। उसने महज औपचारिकतावश मुझसे यह कहा था, मैं समझ गया। अब मैं और बालकिशन रह गए। वह अनिल के तमाचों को शायद भूल चुका था और शायद पुलिस या जेल का डर भी उसके मन में नहीं रह गया था। बालकिशन मुझसे कह रहा था कि मैंने उसकी सहायता कर उस पर बड़ा उपकार किया है और वह कभी न कभी मेरे पैसे ज़रूर वापस कर देगा। बालकिशन की ओर देखते और उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को महसूस करना सचमुच मेरे लिए बहुत त्रासद था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बचपन में बरसों साथ पढ़े हुए दोस्तों के बीच महज 150 रुपयों के लिए इस तरह की अमानवीय स्थिति आ सकती है। मेरे सामने खत्म होती संवेदनाओं और विकसित होती अमानवीयता के शिकार के रूप में बालकिशन खड़ा था। मैं सच कहता हूँ, बालकिशन की ओर देखकर मेरे मन में भी आया कि अब मेरे 100 रुपये गए। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह फीकी हंसी हंसकर बोला कि बस यूं ही घूम रहा है काम की तलाश में। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ घर तक चले और थोड़ा पानी पी ले। वह सकुचाता हुआ राजी हो गया। घर पहुंचने पर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। गर्मी से उसका और मेरा बुरा हाल था। पानी पीकर उसने जोर की सांस ली। मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में और जानना चाहता था। बढ़ते हुए कस्बे के स्कूल में मैं, बालकिशन, अब्दुल, अनिल, अशोक आदि साथ पढ़ते थे। घरों में सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी थी। स्कूल में सब भूलकर हम एक साथ पढ़ते घूमते। पुलिस लाइन के पीछे पीपल के पेड़ से गिरते छोटे छोटे खट्टे फल भी खाया करते। कभी कंचे तो कभी सिगरेट की डिब्बियों का खेल खेलते।
अनिल और अशोक संपन्न घरों के थे। उनके साथ रहते कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने को मिल जाती जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। मैं और अब्दुल निम्न मध्यवित्तीय परिवारों से थे। बालकिशन के बारे में मुझे तब इतना ही मालूम था कि उसके पिता किसी दफ्तर में चपरासी हैं और उसके बहुत से भाई बहन हैं। मुझे आज समझ आता है कि दरिद्रता की छाया मनुष्य के व्यक्तित्व को ग्रस लेती है। बालकिशन संकोची था और पढ़ाई में कमज़ोर भी। स्कूल के दिनों की एक घटना मुझसे भुलाए नहीं भूलती। तब हम 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। गणित की कक्षा थी। बोर्ड पर एक सवाल लिखकर शिक्षक ने बालकिशन को बुलाया और कहा कि वह सवाल हल करे। वह नहीं कर सका। तब शिक्षक ने मुझे वह सवाल हल करने को कहा। मैंने सवाल को हल कर दिया। शिक्षक ने मुझसे कहा कि मैं बालकिशन को एक जोर का तमाचा मारूं। जाने किस भावना या शिक्षक के डर से मैं बालकिशन तक गया और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसके बाद मैंने बालकिशन की आंखों में जिस करुण भाव को देखा वह मेरे बाल मन पर अंकित हो गया। मुझे पछतावा हुआ और शिक्षक पर गुस्सा आया कि कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं उस दिन से बालकिशन के प्रति एक अपराध भाव से ग्रस्त हो गया। बालकिशन की करुण क्रंदन भाव लिए वो आंखें मेरे जेहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद बालकिशन ने स्कूल आना छोड़ दिया। हम लोगों ने भी उसकी खोज खबर न ली थी। इम्तहानों के बाद पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और बालकिशन घर चलाने के लिए किसी दुकान पर नौकरी करने लगा है। 4-5 बरस गुजर गए। मैट्रिक तक आते अब्दुल ने पढ़ाई छोड़ दी। वह बिजली का काम सीखने किसी दूसरे शहर चला गया था। मैट्रिक के बाद अनिल ने अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। अशोक एक लॉज का मालिक हो गया था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई किसी तरह जारी रखी थी, पर बीच में ही एक महकमे में क्लर्की आसानी से मिल जाने पर मेरी पढ़ाई भी छूट गई। शायद हर निम्न मध्यवर्गीय परिवार की हर पीढ़ी की नियति निश्चित और एक सी होती है। 4-5 बरस और गुजर गए। बालकिशन मेरे सामने मायूस बैठा था। उसने बताया कि 7वीं की पढ़ाई छूटने के बाद वह 2 वर्षों तक किराने की दुकान पर नौकरी करता रहा। पिता के गुजर जाने पर उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि वह नाबालिग था। बालिग होने पर उसने काफ़ी कोशिश की, तभी उसे लड़कियों के कॉलेज में चपरासी की नौकरी मिली। उस नौकरी से उसके 2-3 बरस ठीक ठाक गुजर गए। उसकी शादी हो गई और अब उसके 3 बच्चे भी। पर कॉलेज में फर्नीचर की एक बड़ी चोरी को लेकर उसे फंसाकर नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसने कई जगहों पर नौकरी ढूंढी पर मिली नहीं। वह और उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ गए। ऐसे ही दिनों में उसने अनिल की दुकान से 150 रुपयों का सामान उधार लिया था। उसने बताया कि उसे टीबी हो गई है और वह इलाज नहीं करा सकता। मैं उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। आखिर में वह उठा और बोला कि यदि मैं उसे कहीं नौकरी दिला सकूं तो वह और उसका परिवार जी जाए। मेरे लिए यह संभव नहीं था। फिर भी मैंने उसे दिलासा दी कि वह बीच बीच में मुझसे मिलता रहे। उसके लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूँगा। अपने कमज़ोर शरीर और पनियाई आँखों को लेकर वह चल पड़ा। उसे जाते मैं चुपचाप देखता रहा। बीते वर्षों में और अब भी जाने कितना दुख, कितनी पीड़ा और अपमान उसने झेली थी। 3 बज रहे थे। सड़क की कुल तार पिघली हुई थी। बालकिशन से उस मुलाकात के बाद महीनों गुजर गए। मैं बालकिशन को भूला तो नहीं, पर उसकी बदहाली और दीनता के प्रति दया का भाव मेरे मन में भी कुछ कम हो गया था। महज 100 रुपयों की सहायता करने के बाद शायद मैं चाह रहा था कि मेरे मन में उसके प्रति अपराध भावना कम हो जाए। एक दिन एक जुलूस के सिलसिले में जल्दबाजी में एक बैनर सिलवाने के लिए मैं गोल बाजार गया। वहीं छोटे छोटे काम करने वाले दर्जी सड़क किनारे बैठे रहते हैं। एक दर्जी पर मेरी नज़रें गई। वह सिर झुकाए चुपचाप सिलाई कर रहा था। वह बालकिशन था। किसी को सामने खड़ा देखकर उसने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखें पहले की तरह ही पनियाई हुई थीं। वह और कमज़ोर हो गया था। उससे बैनर सिलवाकर 5 रुपये मैंने दिए। उसे ज़्यादा बातें करने, उसका हालचाल पूछने की हिम्मत मुझे नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए थी। मैंने देखा कि वह टीबी और ज़िंदगी दोनों से जूझ रहा है। उसके साहस को महसूस कर मुझे लगा कि यकीनन उसने अनिल को 50 रुपये दे दिए होंगे, भले ही वह और उसका परिवार कुछ दिनों तक भूखे रहे हों। धन्यवाद। एक और कविता राजा ललित सिंह पर। ललित सिंह ढूंढता है अपने खोए हुए शहर को। सुबह शाम चौक दर चौक, दरवाजे दरवाजे, कहीं नहीं मिलता उसका शहर।
शहर सब कुछ देता था, दूध, घी, सुगंधित चावल, कीमखाब, रेशम के थान, माणिक, मोती, पुखराज, ऐशो इशरत के सामान। पीठ पर कोड़े के निशान लेकर किस पड़ाव पर पसर गया शहर। कहाँ गए पुरोहित जो राजसी ठाठ को शाश्वत, राजा को अजर अमर घोषित करते थे। कहाँ गया खाड़ा बैल, कहाँ गया उसका आतंक, कहाँ गए भयभीत किसान जो अपनी फसल का आधा हिस्सा राजकोष में दिया करते थे। वह तलवार कहाँ गई जिसकी धार पर अपनी जीभ काटकर राजा के चरणों पर चढ़ाया करते थे बुद्धिजीवी। कहाँ गया संगीत, वादन, गायन, नृत्य का समाहार, टोड़े टुकड़े, सुर, ताल, ठुमरी, दादरा, ध्रुपद, धमार। कहाँ गए कलाकार, कहाँ गया दरबार। कितना अजनबी हो गया है शहर, तोते की तरह मुंह फेर कर किस वृक्ष की डाल पर बैठ गया। चांदी जड़ी मूठ की आखिरी छड़ी हवा में उछालता, तेज कदमों से चलता ललित सिंह ढूंढता है अपने खोए हुए शहर को। एक और कविता, गुलमोहर। जब भी गुजरता हूँ गुलमोहर के नज़दीक से, लगता है जीवन के प्रतिकूल हो गई सूर्य की प्रचंड ऊष्मा के विरुद्ध आदमी की आदिम जिजीविषा के दहकते हस्ताक्षर हैं लाल लाल खिले गुलमोहर। गुलमोहर के नीचे घनी छाह की तलाश मत करो, उसकी तनी हुई मुट्ठियों को देखो जो बड़ों की मर्जी के खिलाफ आकाश की ओर उठी हैं। और देखो सूर्य के आक्रामक अश्वों को उसकी पत्तियों से फिसलकर भू लुंठित होते हुए। गुलमोहर रंगों की सरहद पर नियति के आगे घुटने टेके मनुष्य का आत्मसमर्पण नहीं, सतत संघर्ष है नियति को जीवन के अनुकूल ढालने का।
साथियों, प्रस्तुत है मेरी कविता कुटुम सर की मछलियाँ। कुटुम सर गुफा में तैरती अंधी मछलियाँ, सैलानियों का कुतूहल जगाती, उनका मन बहलाती मछलियाँ। कुटुम सर की गुफा में तैरती अंधी मछलियाँ, सैलानियों का कुतूहल जगाती, उनका मन बहलाती मछलियाँ हो चुकी हैं अब बहुत व्याकुल। वे कर रही हैं सवाल अपने आप से, वे कर रही हैं सवाल अपने आप से, क्या सचमुच वे धरती पर आई हैं सिर्फ मन बहलाने? क्या सचमुच वे धरती पर आई हैं सिर्फ मन बहलाने? मात्र यही है उनके जीवन का लक्ष्य, मात्र यही है उनके जीवन का लक्ष्य कि अपनी पीड़ा को भूल बहलाती रहें उनका मन, कि अपनी पीड़ा को भूल बहलाती रहें उनका मन, जिनके लिए वे हैं सिर्फ एक तमाशा, जिनके लिए वे हैं सिर्फ एक तमाशा। मछलियों ने अब सूंघ ली है उनकी मंशा, चीन्ह लिए हैं उनके इरादे, कहीं बाजार में बदल न जाए सारा जंगल, यह सोचकर व्याकुल हैं कुटुम सर की मछलियाँ। कहीं बाजार में बदल न जाए सारा जंगल, यह सोचकर व्याकुल हैं कुटुम सर की मछलियाँ। अगली कविता का शीर्षक है अपना अपना स्वर्ग। मंटोरा गई है धरती के स्वर्ग में, मंटोरा गई है धरती के स्वर्ग में, सैलानी नहीं है वह, उसे नहीं बांधती ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ, उसे नहीं बांधती ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ, झरने, फूल और कल कल बहती नदियाँ। वह तो वहाँ भी पाथ रही है ईंटें, वह तो वहाँ भी पाथ रही है ईंटें, बना रही है घर औरों के लिए। मगर याद आती है जब अपने घर की, मगर याद आती है जब अपने घर की, सिहर जाती है वह बर्फीले मौसम में भी। जब याद आती है अपने घर की, सिहर जाती है वह बर्फीले मौसम में भी, चुहचुहा आता है पसीना, सोचने लगती है वह कब, आखिर कब लौटेगी वह अपने स्वर्ग में, सोचने लगती है वह कब, आखिर कब लौटेगी वह अपने स्वर्ग में। अगली कविता का शीर्षक है मुख्तियार होती औरत। पहले उसे कैद किया धर्म ग्रंथों में, पहले उसे कैद किया धर्म ग्रंथों में देवी बनाकर, फिर उकेरे चित्र गढ़ी मूर्तियाँ कला के नाम पर, फिर उकेरे चित्र गढ़ी मूर्तियाँ कला के नाम पर। उकेरा उसे फिर किताबी पन्नों पर, उकेरा उसे फिर किताबी पन्नों पर, नख सिख सौंदर्य के बहाने। बना दिया उसे देह, वही देह जब उतरी है बाजार में, वही देह जब उतरी है बाजार में, तब वही लोग मचा रहे हैं शोर। वही देह जब उतरी है बाजार में, तब वही लोग मचा रहे हैं शोर, जिन्होंने औरत को पहुंचाया है बाजार तक। औरत जान गई है उनका सारा गणित, औरत जान गई है उनका सारा गणित, और बन बैठी है अपनी खुद मुख्तियार। कैसे रास आती उन्हें यह औरत, कैसे रास आती उन्हें यह औरत, इसीलिए वे अब देने लगे हैं दुहाई बाजार की। ऐतराज नहीं है उन्हें उसके बाजार में होने पर, ऐतराज नहीं है उन्हें उसके बाजार में होने पर, उन्हें तो ऐतराज है सिर्फ उसके खुद मुख्तियार होने पर, उन्हें तो ऐतराज है
सिर्फ उसके खुद मुख्तियार होने पर। दोस्तों, यह संस्मरण ओपी सिंह जो प्रगतिशील विचारधारा के थे और जीव विज्ञान के व्याख्याता थे, उन पर है। ओपी सिंह, जिन्हें ओम, ओपी और कभी सिंहसर कहा जाता रहा, उनके बचपन की पृष्ठभूमि ग्रामीण थी। अवध प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील की 13 मील सड़क से दाएं की तरफ उनका गांव है लौवार। नहर के किनारे जाने वाली खड़ंजा की सड़क पर मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर बैस ठाकुरों के इस गांव लौवार में बचपन बीता। उसके बाद वो अपने पिता सूर्यपाल के चचेरे भाई फौजी अफसर सरदार सिंह, जिन्हें गांव में वो काका और भद्र समाज में अंकल कहते थे, उनकी छत्र छाया में रहने लगे। वैसे वो उनके चाचा थे, लेकिन पिता पालक सब कुछ थे। उनके पिता सूर्यपाल आर्य समाजी थे और उन्होंने अपने बेटों का नाम वेद प्रकाश और ओम प्रकाश रखा। एक बहन सरस्वती, जो कम उम्र में ही विधवा हो गई, उसने अमरावती के पास नादरुन गांव में ससुराल वालों के साथ जिंदगी काट दी। सूर्यपाल, जो ब्रिटिश आर्मी में क्लर्क थे और इलाके में बाबूजी के नाम से जाने जाते, एक नेकदिल और आदर्शवादी नौजवान थे। वो गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रबंध में रुचि लेते। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से प्रभावित थे। उन दिनों राजपूत अपने खेतों पर हल नहीं चलाते थे। जब सूर्यपाल ने एक प्रतीकात्मक आंदोलन में अपने खेत पर हल चलाया, तब पट्टीदारों ने लाठी मारकर उन्हें घायल कर दिया। सूर्यपाल का निधन जल्दी ही एक साधारण सी बीमारी में हो गया। उन दिनों गुलाम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। पुराने लोग बताते हैं कि गांव के उत्साही किसान तालाब में घुसकर पानी उलीच उलीच कर खेतों में डाल रहे थे। बाबू साहब भी शौक से घुसकर पानी उलीचने लगे। शाम तक उन्हें ठंड और तेज बुखार रहा। दूसरे दिन उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 1-2 दिन भर्ती रहे और फिर इलाहाबाद अस्पताल में ख़त्म हो गए। उनके छोटे भाई कुंज बिहारी, जो बहुत भोले थे और बहुत लंबी ज़िंदगी पाए, हमेशा बकरी चराते दिख जाते। अपने बड़े भाई के लिए यही कहते कि यदि सरजू भैया जीवित होते तो गांव की सड़क बन जाती। उन्हें याद करके वो रुआंसे हो जाते। सूर्यपाल का संबंध क्रांतिकारियों से भी था। एक बार गांव में पुलिस आकर उन्हें दूर आम के बगिए में ले जाकर पूछताछ करती रही, लेकिन उनकी अचानक मौत ने उनके परिवार को मुसीबत के भंवर में फंसा दिया, जिससे निकलने के लिए ओम और वेद की माताजी को अपने मायके से कुछ ज़मीन मिली, जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। बिना किसी मार्गदर्शन के उनके छोटे बच्चों ने दिवंगत पिता के दस्तावेजों को बरसात में कागज़ की नाव बनाकर बहा दिया। जब स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बन रही थी, तब किसी के गंभीर प्रयास और दस्तावेजों के अभाव में वो गुमनामी की दुनिया में खो गए। पिता सूर्यपाल की आकस्मिक मौत से दोनों भाइयों के बचपन पर गहरा असर पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। सामंती वातावरण और राजपूती परंपरा में पलते हुए ये बालक अभाव और शान शौकत के द्वंद्व में फंस गए। पिता के ना रहने पर बड़े भाई वेद जहां गुस्सैल होते चले गए और उनका गुस्सा आसपास के इलाके में मशहूर हो गया, वहीं दूसरी ओर ओम शांत और गंभीर बन गए। पूरे गांव लौवार में एक ही गोत्र बैस ठाकुरों की बसाहट होने के कारण तथा एक दूसरे के रिश्तेदारों, पट्टीदार और परिवार के लोग होने से सभी बच्चों को सामूहिक संरक्षण और सुरक्षा मिल जाती। घर परिवार के लोग दोनों बच्चों को बिदई और सरई कहते। आज भी जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं, उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। यह आज़ादी से 3-4 वर्ष पूर्व का समय था, जब पूरे देश में गरीबी थी और इससे अछूते यूपी के गांव भी नहीं थे। सबकी छोटी छोटी काश्तकारी, जमींदारों का आतंक और देश में ज़रूरी चीज़ों की किल्लत ने हिंदुस्तान की जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी, वो फटे हाल नंगे भारत की तस्वीर थी। और यही कारण होगा कि बापू की संवेदना भी उन्हें सूट और टाई फेंक कर लंगोट कसने को मजबूर की होगी। दोनों भाई गांव के अन्य बच्चों के साथ नंग धड़ंग चिथड़ा लपेटे एक लकड़ी की स्लेट लिए नंगे पांव स्कूल जाते और वापसी में खेत खलिहान से कूदते फांदते वापस आ जाते। कमी सबको थी, लेकिन हीन भावना किसी में नहीं थी, जिसे एहसासे कमतरी कहा जाता है। खेलते खेलते उसी कमीज की बाँह से नाक पोंछ लेना और हम साथी को मिट्टी में पटक देना।
फिर इनारा, जिसे सब कुआं कहते हैं, वहाँ गगरा गगरा नहाना बचपन का रोज का काम था। भूख लगी तो पेट भर चना लाई और गुड़, ऊपर से 2 लोटा पानी घटाघट। कभी टेस्ट बदलना है तो माई की प्याज वाली पकौड़ी, जिसका स्वाद वो कभी नहीं भूल पाते। और यदि मामला कमज़ोर है तो सत्तू हमेशा गरीबों का साथी रहा है। वो समय ही ऐसा था कि किसानों की हालत सनातनी पीड़ादायक थी। 200 साल से हिंद पर कब्जा जमाए ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ पूरे यूरोप पर संकट मंडरा रहा था। हिटलर अपने बूटों से सारी दुनिया को नापने की योजना बना रहा था। पूरे आसमान में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और यहाँ गांधी की हर तरफ जय जयकार हो रही थी। खेत खलिहान और गाँव में यह चर्चा आम थी कि अंग्रेज बहादुर के दिन लग गए। गांव वाले कहते, गंधिया बिना बंदूक गोली के चमत्कार कर रहा है। यही वह समय था जब विलायत से लौटे रईस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जवाहरलाल प्रतापगढ़ के गरीब किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। वो सभी हिंदू मुस्लिम साधारण लोगों के चहेते थे। गांव की शादियों में, लोकगीतों में उनका नाम आता और बस यही बात अवध के राजा महाराजा, जमींदारों और नवाबों को खटकती कि नेहरू गरीब किसानों के साथ क्यों हैं, जमींदारी प्रथा के खिलाफ क्यों बोलता है। दरअसल अमीर परिवार के होते हुए भी जमींदारों की सत्ता चकनाचूर करने के लिए नेहरू आमादा थे। उनकी विलायती शिक्षा उस समाजवादी वातावरण में हुई जो दुनिया की मौजूदा साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। उन दिनों अंग्रेज़ों को प्रतापगढ़ के आसपास के लड़ाके नौजवानों की ज़रूरत थी और पलटन में भर्ती चल रही थी। उसी दौर में कर्नल सरदार सिंह, जो हमेशा पूरे ज़िले में कर्नल साहब के नाम से जाने जाते, गांव में मौजूद थे। उन्हें अपने भाई सूर्यपाल की मौत का गहरा दुख था। सरदार अपने भाई की प्रेरणा से ही फौज में आए थे और अपनी मेहनत, शानदार व्यक्तित्व और कड़ी मेहनत के बल पर फौज के जवान से आगे बढ़ते हुए अफसर और कर्नल हो गए। लंबा तगड़ा यह जवान जहां खड़ा होता अपनी ऊर्जा बिखेरता सा महसूस कराता। उनकी आवाज़ और कदमताल ऐसे थे कि उनके समकक्ष अफसर भी कहते, सरदार जहां खड़ा होता है वहां की घास जल जाती है। वो किसी लड़ाई में फंसे होने के कारण लगभग 7 साल बाद गांव आए थे। अपने प्रिय भाई की विधवा भौजाई के पास बैठे हालचाल ले रहे थे कि दोनों भाई ओम और वेद नंग धड़ंग धूल धूसरित से माँ के पास रोटी मांगने पहुँचे। प्रिय मरहूम भाई के बच्चों को इस हालत में देखकर उनका मन भारी हो गया। वो अपनी कड़क आवाज़ में बोले, इनको ठीक से पढ़ाती लिखाती क्यों नहीं, जंगली बने घूमते हैं। घूंघट की आड़ से विधवा भाभी ने कहा, दोनों समय की रोटी का जुगाड़ नहीं, पढ़ाएंगे कैसे, यही नहर वाले स्कूल में चले जाते हैं। तब वो बोले, कुंजू कुछ नहीं करते, उनका खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। भाभी ने कहा। वो थोड़ा आसमान की तरफ देखने लगे, कुछ सोचे और फिर रोबीले आवाज़ में बोले, दोनों को प्रतापगढ़ पीबी कॉलेज भेज दो, मैं बात कर लूँगा। और ज़रूरी खर्च देकर प्रतापगढ़ लौट गए। और तब दोनों भाइयों की किस्मत का तार शहरी जीवन, हॉस्टल लाइफ और ज्ञान के नए अनुशासन से जुड़ गया। नमस्कार, मैं अजय कुमार तिवारी अंबिकापुर से। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अच्छे दिन। 3 माह पहले भिंडी की टोकरी लेकर जैसे का तैसा लौट आने पर 5 बरस की बड़ी हो चुकी रूबिया ने पूछा था, बताया था रधिया ने, अच्छे दिन आने वाले हैं रे हमारे, अब मैं भी पक्की दुकान में बैठकर बेचूंगी भिंडी। नींव खुद गई है पक्के दुकान की। धूप घाम बारिश जाड़ा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे मेरा। पता नहीं कितना समझी रूबिया। गीली मिट्टी की गोलियां सुखाने चली गई धूप में। गर्व से फूली नहीं समाती रधिया। उसकी माँ बैठती थी कभी, 10 बरस से तो वही बैठती है रोज, बाजार की 3 बाई 3 फुट की उसी जगह पर। एक एक कण पहचानती है वह उस मिट्टी की। आज ठीक 3 महीने बाद
पहुंची अपनी जगह पर कुछ ज़्यादा ख्वाबों की सज धज के साथ। पड़े हथौड़े उसके हृदय पर, दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। उसी जगह पर बने पक्के दुकान में मोटे पेट वाला अधेड़ एक करीने से सजा रहा था करेला, शिमला मिर्च, बैगन, चुकंदर और कई सब्जियां। पच से थूक कर तंबाकू रधिया के सामने लगाया मस्का। कार्य रधिया, यहाँ कहाँ, भाग यहाँ से। बैठने नहीं दिया उसे आसपास भी। खिसक गई पाँव तले से जमीन। साबित कर दिया उस आदमी ने कागज़ दिखाकर कि दुकान एलाट करा लिया है उसने नगर पालिका से अपने नाम। मन में आया कि मुंह नोच ले उस मरदूद का, पर अकेली गरीब औरत क्या कर सकती थी मोटे सेठ का। लौट रही है आंसू बहाती, बन ठन कर गई रधिया उसी सेठ के पास भिंडी फेंक कर। कहाँ भटकेगी नगर पालिका ऑफिस, कहाँ से लाएगी कागज, कैसे भरेगा पेट, कहाँ से होगा बसंता का इलाज, कैसे होगी छत की मरम्मत। मदन, सनीचर, बसंती, रधिया, गांव के सब एक दूसरे से पूछते हैं, ऐसे आते हैं अच्छे दिन। दूसरी कविता का शीर्षक है प्रवासी। 2 भाग हैं। पहला भाग लॉकडाउन। बिना वेतन या आधा वेतन देकर निकाल दिए गए मामूली और प्रवासी कामगार। कारखाने में बोरा ढोने वाले, कागज़ के डिब्बे बनाने वाले, पैकिंग करने वाले, मिल चलाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, कटाई वाले, छपाई वाले, जूते साफ करने वाले, कपड़ा धोने वाले, ईंटा ढोने वाले, नाली साफ करने वाले, टाइल्स लगाने वाले, तमाम मामूली प्रवासी कामगार। बसें बंद, ट्रेनें बंद, ऑटो बंद, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, खदान बंद, रियल एस्टेट बंद, सब और सन्नाटा। सब अपने अपने घरों में बंद। तमाम मामूली प्रवासी कामगार सड़क पर, साइकिल, रिक्शे, ठेले, पैदल, हजारों किलोमीटर का अंतहीन सफ़र। जेब में बेबसी, भूख, लाचारी, वैसे ही बेबस साथ में पूरा परिवार। दूसरा भाग अनलॉक। दुकानें खुली, फैक्ट्रियां खुली, मॉल खुले, खदान खुली, रियल एस्टेट खुले, पार्क खुले, मामूली प्रवासी कामगार गायब। दुकानें, फैक्ट्रियां, मॉल, सभी लटकाए तख्तियां गले में सड़कों पर कामगारों की खोज में। कुछ गिगिया रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकार से, कामगार भेजो, कामगार भेजो। मैं ललकारता हूँ कामगारों को, कुछ दिन और अभाव झेलो, खेतों की मिट्टी खाकर जी लो, रिरियाने दो उन्हें, बता दो औकात, जता दो उन्हें कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और पूंजी पैदा करने वाले तुम हो और केवल तुम हो। अगली कविता का शीर्षक है परसाई। मेरे सपने में रोज आते हैं परसाई, व्यवस्था को, धर्म को, जड़ संस्कारों को गरियाते। जहाँ तहाँ उनके व्यंगों की मार से घायल हो जाता हूँ। वैष्णवों को मैं भी देखता हूँ, मांस सुरा सुंदरी बेचकर रोजगार करते। सैकड़ों मातादीन चांद की व्यवस्था सुधार कर धरती की व्यवस्था को और सुधारने लगते हैं। भेड़िए मेरी आंखों के सामने निर्दोष भेड़ों का शिकार करते हैं। मैं अपना सिर पीट लेता हूँ जब हर 5 साल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ताल ठोंक ठोंक कर भेड़ियों को प्रधान बनने के फायदे गिनाता है। मैं एक अपशब्द तक नहीं कह पाता। उन वैष्णवों को, उन माता दीनों को, भेड़ियों को, सियार पत्रकारों को, सदाचार का ताबीज बेचने वाले बाबाओं को, अकाल उत्सव के आयोजकों को भूलना चाहता हूँ, उन्हें ख्वाबों से बाहर आकर, क्योंकि साहस नहीं है मुझ में धक्का मुक्की खाने की, मार खाकर भी विरोध करते रहने की। मुझ में गैरत ज़्यादा है, प्रतिष्ठा है। मेरी प्रतिष्ठा फ्लाईओवरों के नीचे मच्छरों जैसे भिनभिनाते आदमियों को देखकर, अनाचार देखकर, अत्याचार देखकर आंख बंद कर लेने से बची रहती है।
अगली कविता का शीर्षक है कैंसर। मैं रोज खरीदता हूँ गुटखे के पाउच, रोज देखता हूँ उसके ऊपर छपी जबड़े के कैंसर की बनी भयावह तस्वीर। मैं कभी नहीं डरता, एक झटके में कैंसर को चबा जाता हूँ। अगली कविता का शीर्षक है अकेली दुनिया। निकलता हूँ दर्ज कराने रिपोर्ट जिंदगी की, कलम की पगडंडी से होते हुए कविता के थाने में। थकान से बोझिल शब्द घबरा जाते हैं ठीक ठीक उतर पाने में। टूट टूट पड़ते हैं बार बार आँखों के तटबंध, पुराने यात्रा वृत्तांत को याद कर कर, और उफन पड़ता है समुद्र हृदय का कगारों की ओर। भिगोता है सारा जहां, बस उसी समय प्रतीत होते हैं विश्वासघात करते हुए धीरे धीरे किनारा करते शब्द, और लौट पड़ता हूँ मैं आहत उल्टे पांव अपनी अकेली दुनिया में। अगली कविता का शीर्षक है अक्ष। अचानक उनिंदी आवाज में किसी का फुसफुसाना सुनकर झट दरवाजा खोलता हूँ। बालकनी के बाहर दिखाई देता है पहचाना सा चेहरा, रो रहा है सड़क के ठीक उस पार नाली के ठीक किनारे बैठकर। रात के 2 बजे चांद की धीमी धीमी दूधिया रोशनी पेड़ के टहनियों से सरक सरक कर उतरती हुई उस आदमी की आंखों में झांकती है। दोनों आंखों की टूट चुकी मेड़ से नाली की धार तेज हो रही है। वह किसी से कुछ नहीं कहता। वह अग्नि परीक्षा देकर भी वन के लिए खदेड़ दी जाने वाली सीता है जिसके बेटे ने जाड़े से थरथराती उस रात की चादर खींच ली है। अब वह बिल्कुल अकेला है, निचाट अकेला। अचानक चेतना जागती है, मैं खुद को शीशे के सामने खड़ा पाता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नामो निशान। रात के गहन निविड़ में बेचैनी के वशीभूत अचानक श्मशान की एक कब्र के पास जाकर कुछ बुदबुदाता हूँ, उसे सहलाता हूँ। पास रखी हुई कुदाल उठाता हूँ, खोदना शुरू करता हूँ। भुरभुरी मिट्टी खुद जाती है जल्दी ही, पर नहीं मिलता मेरा सशक्त मन। दफन कर दिया गया था जिसे तानाशाहों की बंदूकों के दम पर निठारी के नौनिहालों की तरह अनाचार और हत्या के बाद। नहीं मिलती खोपड़ी हड्डियां ज्वलंत सिद्धांतों की, विचार नसों और आंतों के लंबे रेशे जो मजबूत थे तांबे के मोटे तारों से, जाने कैसे गल गए। षड्यंत्र है प्रशासकों का, अवश्य डाला है कोई तेजाब से भी भयानक रसायन षड्यंत्र से वशीभूत होकर, ताकि नामो निशान ही मिट जाए सदा के लिए, ताकि अंत हो जाए एक युग का सदा के लिए। धन्यवाद।